नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो एशिया का किंग कौन। मैं हूं आशीष सिन्हा और मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। एशिया कप 2025 के 5वें मैच में आज बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से एक आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होने वाला है। बांग्लादेश ने हांगकांग को हराकर अभियान की शुरुआत तो कर ली, वो श्रीलंका को हराकर सुपर 4 में पहुंचने की संभावना को मजबूत करना चाहेंगे। श्रीलंका की टीम का ये टूर्नामेंट में पहला मैच होगा। 2023 में वो फाइनल खेली थी। चरित श्रीलंका की टीम जीत से अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। फिलहाल ग्रुप बी में अफगानिस्तान वो शीर्ष पर यानी कि टॉप पर है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। दोनों टीमें काफी खतरनाक हैं। पिछले कुछ सालों में इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेला है। दोनों एक दूसरे की मजबूती और कमजोरी को अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ दिन पहले ही जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को T20 मैच में हराया भी था। ऐसे में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आज तो बेहद दिलचस्प मुकाबला ये होने वाला है, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। रात ठीक 8 बजे टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए दो बड़ी टीमें, और ये देखिए बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम। बिल्कुल। अगर यश आपको दांव लगाना होगा तो आपको क्या लगता है किस टीम पर दांव लगाएंगे, बांग्लादेश पर कि श्रीलंका पर? आशीष जी, परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश ने शुरुआत ऐसी करी है टूर्नामेंट की लिट्टन दास की कप्तानी के अंडर। उनके पास कॉन्फिडेंस हाई होगा। श्रीलंका का पहला मैच है, टीम नहीं है इनकी, नौजवान टीम है, सारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे सब रिटायर हो चुके। लिट्टन दास के पास वो अनुभव है कि टीम को लेके जा सकते हैं आगे। लेकिन श्रीलंका थोड़ा पहला मैच खेल रहे, दुबई में काफी टाइम से खेले भी नहीं, तो यूएई की परिस्थिति श्रीलंका से थोड़ी अलग होती है। तो मुझे लग रहा है आज बांग्लादेश का थोड़ा पलड़ा हल्का भारी होगा। नहीं, लेकिन यहां पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि टॉस कौन जीतता है। टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेते हैं या फील्डिंग लेते हैं, क्या किसमें बेनिफिट ज्यादा होगा? दो चीजें कहेंगे इस बारे में, क्योंकि मैच आपने देख सकते हैं शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में हो रहा है। पूरा एशिया कप सिर्फ 2 ही स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आज टॉस जीत के गेंदबाजी करनी चाहिए, जिससे कि सामने वाली टीम को टारगेट पता है। और सबसे पहली बात, श्रीलंका क्योंकि पहला मैच खेल रही है, अगर टॉस जीते तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग कहेंगे कि हमें बॉलिंग ही करा दो, जिससे कि सामने हमारे को एटलीस्ट स्कोर पता है। अभी दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिल्कुल। एक तरफ हम देख रहे हैं बांग्लादेश की जो टीम है, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। एक वॉल पर आप देख रहे होंगे और दूसरे वॉल पर यहां पर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका की भी तस्वीरें आ रही हैं। की प्लेयर कौन होंगे और क्या पूरा फॉर्मेट होगा, ये बड़े बेहद दिलचस्प होता है। क्योंकि अभी जैसे हमें हमारे सहयोगी ने बताया कि यंग टीम वर्सेस अनुभवी टीम ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर है आशीष जी। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि श्रीलंका की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी जो पहली बार एक बायलैटरल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। चलिए, अब ये प्लेइंग 11 थोड़ा दर्शकों को समझाइए, जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 इस समय स्क्रीन पर आ रही है। ठीक है, तो अगर श्रीलंका की प्लेइंग 11 की आज बात करें तो हमारे सामने चरित श्रीलंका, जिनका हमने जिक्र कर लिया, वो कप्तान तो है ही। लेकिन उसके बाद अगर हम टीम की बात करें तो आप टॉप पे देख सकते हैं पथुम निसंका। ये निसंका की परफॉर्मेंस ने पिछले 2 साल में व्हाइट बॉल क्रिकेट, उनको मौका रेड बॉल क्रिकेट में भी मिला है बतौर ओपनर, लेकिन व्हाइट बॉल में उन्होंने अपनी जगह फाइनल कर ली है। पहले सब बोलते थे सिर्फ ओडीआई में खेलेंगे, लेकिन आज T20 में भी उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो ऐसी दबदबा करके फाइनल कर ली, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए बोलती है। पिछले लगातार 3 मैचेस में 50 रन उन्होंने मारे हैं। अगर बात करें मिडिल ऑर्डर में, कुशल मेंडिस बतौर विकेट कीपर हैं। विकेट कीपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम में क्रिकेट की। अगर विकेट कीपर आपका मनोबल एक टीम का ऊपर उठा दे तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी टीम में सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और मेंडिस अपनी वो तमिल भाषा, जो श्रीलंका की भाषा, उसमें बहुत बढ़िया वो एक बैंटर करते हैं बल्लेबाज के साथ जो क्रीज पे होते हैं। तो बतौर विकेट कीपर मुझे लगता है मेंडिस का पलड़ा थोड़ा भारी होने वाला है यहाँ पे। बाकी बॉलिंग में हम सबको पता है वनिंदु हसरंगा एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं आज के टाइम में। स्पिन भी डालते हैं, छक्के भी मारते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा जो दाव होगा आज के मैच में बॉलिंग में, वो होगा दुष्मंता चमीरा पे। उनकी पेस और उनकी जो कैपेबिलिटी है डेथ बॉलिंग की, वो बहुत काम आने वाली है आबू धाबी जैसी स्लो पिच पे आशीष जी। तो ये टीम जो संभावित टीम है, ये श्रीलंका की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब हम आपको बांग्लादेश की भी टीम दिखाते हैं और दोनों टीम को एक बार से कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यश के द्वारा कि टीम किसकी भारी है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये श्रीलंका की संभावित टीमें हैं। क्योंकि जैसा अभी यश ने भी बताया कि श्रीलंका की जो संभावित जो टीम है उसमें अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है। अगर बात करें बांग्लादेश की, और लिटन दास ने जो अभी अर्धशतक मारा था अगर एशिया कप के पहले मैच में, उसके बाद टीम को जीत दिलाई थी, तो जाहिर तौर पर उनका मोराल जो है वो हावी होगा, इस समय बढ़ा हुआ होगा। श्रीलंका की टीम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब हम आपको
बांग्लादेश की जो टीम है उसके भी प्लेइंग 11 जो संभावित होंगे वो आपको दिखा रहे होंगे। लेकिन देखिए, बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पहले से ही यश ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया। जब बारी श्रीलंका की थी तब यश के हाथ में बल्ला नहीं था, लेकिन अब बांग्लादेश की बारी आती है तो यश जो है वो बल्ला उठा लेते हैं। और यही क्रिकेट की भावना है कि हम इंडिया को तो जीत दिलाना चाहते हैं, लेकिन जब बात इंडिया की नहीं हो और बात दो अलग टीमों की हो तो जो टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है हम दांव उस पर लगाते हैं। और यही क्रिकेट की भावना है। एक बार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लाते हैं कि बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है वो कौन सी है, क्या कुछ खास है। यश, जरा इन संभावित 11 टीम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल। तो आशीष जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि लिट्टन दास की कप्तानी में, क्योंकि हम देख सकते हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे, लिट्टन दास की कप्तानी में बांग्लादेश ने पहला मैच टूर्नामेंट का जीता। लेकिन अगर नजर डालेंगे हम उनके ओपनर्स पे, परवेज हुसैन इमोन, ये नए खिलाड़ी हैं, इन्होंने ज्यादा बायलैटरल टूर्नामेंट खेले नहीं है, लेकिन उनके साथ है तंजिद हसन तमीम। कभी कभी ये ओपनिंग करते हैं और कभी कभी लिट्टन दास खुद बतौर ओपनर आते हैं। लेकिन हाल ही में उनको कप्तानी मिली है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिट्टन दास के बाद अगर मैं किसी पे दाव लगाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम है पिछले मैच में कप्तानी तो करी अच्छी, लेकिन अर्धशतक भी जड़ा था उन्होंने, और उस अर्धशतक के कारण एक अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा किया बांग्लादेश ने। उसके बाद अगर एक प्लेयर पे नजर, हमने पिछले मैच में भी बोला था उस बारे में, मेहदी हसन। मेहदी हसन एक ऐसा नाम है जिनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा लो, आप उनको नंबर 3 पे बैटिंग करा लो, आप उन्हें नंबर 8 पे बैटिंग करा लो, वो आपको एक स्ट्राइक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ऑलराउंडर है। और उनकी स्पिन, आशीष जी, उनकी स्पिन, वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं पहले 6 ओवर में, और उसके बाद डेथ बॉलिंग में अगर कोई स्पिनर की एक अच्छी कैपेबिलिटी बन जाती है, यानी कि उनको वाइड बॉल क्रिकेट की पूरी समझ है कि कब बॉलिंग किस तरीके से करनी होती है, तो मुझे नहीं लगता बांग्लादेश में स्पिनर को और किसी पे रिलाई करेंगे। एक मेहदी हसन के नाम के वो ऑफ स्पिनर, उन्होंने पहले इंटरव्यू में भी बोला है कि अश्विन मेरी इंस्पिरेशन है, तो अश्विन से सीख के आज वो बांग्लादेशी एक मेन स्ट्रीम बॉलर बन चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नीचे बॉलिंग में हम आएंगे, हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस किया, तो वो तुरुप का इक्का साबित हुए थे बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान। उनको स्लिंगर भी बोलते हैं, आफ्टर श्रीलंका में पहले लसित मलिंगा होते थे। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान का दबदबा थोड़ा है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर जो यॉर्कर मार देता है, हमने राइट आर्म देखा है, ब्रेट ली के जमाने से देखा है, मलिंगा आए थे, जहीर खान यॉर्कर मारते थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं डेथ बॉलिंग में भी यॉर्कर मारूं और नई बॉल जब वो स्विंग होती है, स्विंग के साथ यॉर्कर मारूं। लेकिन अब आंकड़ों पर हम जाएं तो आंकड़े बताने, समझाने, दिखाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस टीम का दबदबा जो है T20 में कुल कितने मैचेस खेले एक दूसरे के खिलाफ और किसने जीत हासिल की। लेकिन सवाल यह भी है कि इस स्टेडियम, जिस स्टेडियम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिला है या टारगेट चेस करने वाली को। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाइएगा यश। अगर एक बार देखें, क्योंकि मैच हो रहा है आबू धाबी में, जैसा हमने जिक्र किया था, तो शेख जायद स्टेडियम में यहां पे आप देखने वाली बात यह है कि जो T20 आंकड़े और रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपका लोएस्ट स्कोर उस पिच पे 84 रन भी रहा है। यानी कि आप बैटिंग करें बॉलिंग करें, पहले फर्क नहीं पड़ता, पिच थोड़ी स्लो होती है। हमने आईपीएल में देखा था जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद आईपीएल यूएई में हुआ था, तब भी इन्हीं 2 स्टेडियम में मैचेस हुए थे। तो शेख जायद स्टेडियम का प्रति ओवर का औसत रन 7.23 है। मतलब अगर एक बॉलर खराब बॉलिंग भी कर रहा है तब भी बैट्समैन ज्यादा रन मार ही नहीं पा रहा, क्योंकि आउटफील्ड स्लो है। 30 यार्ड के बाहर की जो आउटफील्ड है, उसका आउटफील्ड बोलते हैं, वो बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि बॉल कैरी नहीं करती, तो वहां पे बैट्समैन कोशिश करते हैं लंबे छक्के मारने की। अगर बात करें टारगेट का पीछा करके जीते गए मैच 40%, मतलब 40 मैचेस जीते गए, जो कि 50% है। सिर्फ 40 मैचेस चेस करने वाली टीम जीती है, लेकिन 50 मैचेस जो पहले बैटिंग करती है, जो बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं, उनको एडवांटेज होता है बैटिंग पहले करने का। लेकिन ये इतिहास है। अगर हम इस एशिया कप 2025 की बात करें तो मैचेस जो पहले बैटिंग कर रहा है उनको ज्यादा ऐसे हेल्प मिली नहीं है पिच से। पिच पे हेल्प मिलती है जो दूसरे बल्लेबाजी करने आते हैं, उनको टारगेट पता है, उनको पता है कि हमें छक्के मारने, क्योंकि आउटफील्ड स्लो है, जैसा हमने अभी आपको बताया। और ये जितने भी आप स्टैट्स अपने देख रहे हैं, ये सब इतिहास है। लेकिन आज एशिया कप 2025 दुबई में टूर्नामेंट, वही बहुत लंबे अरसे बाद एक बायलैटरल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पहले आईसीसी के टूर्नामेंट होते थे, ये एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो रहा है। तो काफी सारे मैचेस के हम आंकड़े देख सकते हैं। इस स्टेडियम में कुल मैच 70 हुए हैं, 70 में से 40 पहले बैटिंग करने वाले जीती हैं और 30 पहले बल्लेबाजी, तो 40 बाद में बल्लेबाजी करने, मतलब
10 मैचेस के फर्क को T20 जैसे स्कोर में आपको इतना बड़ा मायना नहीं देना चाहिए। ये दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि ये सब पहले के रिकॉर्ड्स हैं। 2025 में आबू धाबी की नई पिच बनी है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पिचेस बनी है और उसमें से 2 पिच यूज करी जा रही है इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। और कहते भी हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। अगर कहीं कोई रिकॉर्ड बना है तो वो रिकॉर्ड टूटेगा भी, समय जरूर लग सकता है। लेकिन बार बार यहां पिच का जिक्र किया जा रहा है, तो एक बार दर्शकों को जरा इस पिच के बारे में, इस स्टेडियम के बारे में समझाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच जहां पर यह मैच खेला जा रहा है अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में, जहां के पिच तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों के लिए मददगार है। शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन पुरानी गेंद जैसे ही होती है स्पिनर्स काफी असरदार साबित होते हैं। स्विंग बहुत ज्यादा तेजी से होती है और टॉस जीतने वाली जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो है वो ले सकती है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो आंकड़े इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि बल्लेबाजी पहले करिए या बाद में करिए, जीतती वही है जिस टीम में दम होता है। क्यों यश? बिल्कुल आपने ये चीज सही बोली। आखिर में टीम में कोई भी खिलाड़ी हो जिसका पलड़ा भारी होगा, एंड में टीम वही जीतेगी। कि आंकड़े सारा इतिहास है। आपने बिल्कुल सही चीज बोली, रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। अगर हम एक ओवरऑल स्टैट्स की भी बात करेंगे तो ये आप मैच अच्छा अब हम उस मुकाबले का बात कर लेते हैं जिसके लिए पूरे देश, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। वो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में रविवार को 8 बजे, शाम 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब ये कैसे खेला जाएगा, क्या खेला जाएगा, और शेख जायद स्टेडियम के जो हम वीडियोस चला रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों के बारे में एक बार बता दीजिए पहले। इन तस्वीरों को आप एक्सप्लेन करिए। इन तस्वीरों एक चीज बस कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया संडे, रविवार, कल ब्लॉकबस्टर संडे होने वाला है। ये 14 सितंबर कल का ही दिन है। सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा, दोनों ही वो जो ग्रुप ए की तरफ से मैच खेलने वाले, कल रात को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आशीष इसमें ये रहने वाली है, दोनों ही टीम अपना पहला मैच जीत चुकी है। तो दूसरा मैच जो भी हारेगा वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगा, लेकिन अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगला मैच अगर हारे, प्लेइंग 4 में बने रहने की उनकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी अगर हार भी मिलती है तो। बिल्कुल। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हुसैन जावेद जी क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के पत्रकार हैं, क्रिकेट पत्रकार इनको कह सकते हैं आप सीधे तौर पर। और इसके अलावा बदी उल जमान, क्रिकेट पत्रकार, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, ओवर टू यू। बिल्कुल जमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशिया का किंग कोने में। कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, कल भी हमने आपसे विस्तार में बातचीत करी थी। समय के कारण ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज क्योंकि मैच हो चुका है पाकिस्तान का पहला, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जिसका मैंने जिक्र भी किया था आपसे, सैम अयूब पहली बॉल पे आउट हो गए। पहले शुरुआत इसी से करते हैं आज। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोई भी प्लेयर होता है उसका एक अपना एक स्टाइल होता है, और खासतौर पर सैम अयूब को ज्यादातर लोगों ने जो है नो लुक शॉट वाला जो उसका एक स्टाइल है वो उसको जो है वो उसके आड़े आ जाता है। तो अगर आप देखें तो वो मैच की वो जो बॉल थी वो इस तरह की नहीं थी कि उसको इस तरीके से शॉट खेला जाता है। बिल्कुल अंदर आती हुई बॉल थी। उनको जरूरी था कि अभी 20 ओवर बड़े थे, पहली बॉल पे अगर आप इस तरीके की हिट करेंगे तो फिर आप कभी भी इतने लंबे रन में नहीं जा सकते। जरूरी नहीं है कि T20 का मतलब है कि आप पहली बॉल से जो है छक्के चौके मारना शुरू कर दे। वहां की कंडीशन को पहले आपने देखना होता है, वहां को समझना होता है, और उसके बाद जो है आपने जो है बारी लेनी होती है। लेकिन ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हमारे जो बल्लेबाज हैं वो ले लेते हैं और कोशिश ही करते हैं कि भाई छक्के चौके से आगाज करें ताकि अगली टीम को प्रेशर में ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, खासतौर पर टॉप ऑर्डर जिसमें साहबजादा फरहान है, वो भी एक ही शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। साइम अयूब एक ही शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। जमान साहब, एक चीज कहूंगा, बस एक चीज कहूंगा, आपने बिल्कुल सही बोला, सैम अयूब के बारे में बोला, लेकिन सैम अयूब को अगर इग्नोर भी करा जाए तो सलमान अली आगा भी तो 0 पे आउट हो गए। मेरा बस ये कहना है कि कल अगर भारत पाकिस्तान का मैच है और अगर इंडिया ने जैसे यूएई की तरह परफॉर्मेंस करी, आप भी यही चाह रहे थे, पाकिस्तान की आवाम ये चाह रही थी कि उसी तरीके से पाकिस्तान भी शुरुआत करे टूर्नामेंट का। आप बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन जब कप्तान और आपका मेन बल्लेबाज ऐसे आउट हो रहे तो ये कहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज कर देता टीम का पूरा? बिल्कुल। देखिए, भारत से जब भी पाकिस्तान का मैच होता है, रवायती हरीफ हैं, बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है, और ना आपकी शायकीन, ना आप चाहते हैं, ना हम चाहते हैं, और ना हमारे शायकीन चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो भारत से आ रही है या भारत जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं।
तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और ये एक मैदान में तो खिलाड़ी लड़ रहे होते हैं, लेकिन बाहर जो मैदान से बाहर होते हैं वो तकरीबन करोड़ों शायकीन जो होते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जो टीम है वो जीते। तो मेरे ख्याल में हिसाब शिकन मुकाबला है, और इस मुकाबले में दोनों टीमों को, खासतौर पर पाकिस्तान को जो है वो अपनी बर्तरी साबित करने के लिए बाबर की गैर मौजूदगी में, नसीम शाह की गैर मौजूदगी में, मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी में इन नौजवान खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भारत की टीम को जो है शिकस्त दें। और यकीनी तौर पर देखें, जब नौजवान खिलाड़ी होता है उसको करने की कुछ करने की जो है वो तमन्ना होती है, वो चाहता है कि वो हीरो बने, तो वो जरूरी तौर पर जो है इस तरह की कोशिश करेगा, जिसमें हसन नवाज को मैं वो कहूंगा कि वो आपने एक हीरो मेन बनने रोल की बात सही कही फ़खर जमान साहब, आपने बिल्कुल हीरो बनने की बात बिल्कुल सही कही। आप ये बात, हमारे टीम का जो ओपनर है अभिषेक शर्मा, पहली बॉल पे यूएई के अगेंस्ट छक्का मारा। मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपने नो लुक शॉट की बात करी सैम आयुब के बारे में, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है वो भी वही चीज कोशिश कर रहे थे कि मैं भी पहली बॉल पे पीछे कवर्स पे वो थर्ड मैन पे छक्का मारूं, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो बात ये गौर फरमाने की है कि अगर एक प्रैक्टिस मैच की तरह ट्रीट कर रहे थे कल के मैच को, तो प्रैक्टिस में तो नहीं रहा ना वैसा परफॉर्मेंस। और ओवरऑल भी आप देखें, आपके 160 भी बड़ी मुश्किल से बने पाकिस्तान के, कल 160 पे 7 आउट हुए आपके। अगर हमने सिर्फ कंपेयर करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही होगा, लेकिन कंपेयर करूंगा, भारत बहुत ही आसानी से 27 बॉलों में मैच जीत गया था। आपको तो 7 विकेट भी गिरी पाकिस्तान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बैटिंग का कोच है, जो ऑलराउंडर जो आपके कोच भी हैं, क्या उनका थोड़ा ट्यूनिंग नहीं है टीम के साथ कि कब कैसे शॉट्स मारने हैं, कब जिम्मेदारी लेनी है, कब एंकर इनिंग्स खेलनी है टीम को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम को ओमान के खिलाफ कम से कम 2 सवा 200 रन करने चाहिए थे अपना प्रेशर कायम रखने के लिए, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टीम से मुकाबला करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको एक ऐसा इम्पैक्ट डालना होता है कि वो टीम को भी पता चले कि यार इन्होंने जो है वो 20 ओवर में 200 या 200 से प्लस रन किए, वो हमारे लिए मुश्किल डाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग आप गुज़िश्ता कई मैचेस से देखें, जिसमें ट्राई सीरीज थी, उसमें पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। फिर जो है वो इस ओमान के खिलाफ भी पाकिस्तान के स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पर जो पहले मैच में तो आप देखें कि वहां पर स्पिनर को मदद की हुई कंडीशन के मुताबिक, लेकिन हो सकता है कि अगले मैच में ये फास्ट बॉलर को भी लेकिन मदद हो। जमान साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक दौर था जब पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम जो थी वो मजबूत और संगठित मानी जाती थी, इस बार वो देखने को मिल नहीं रहा है? आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं एक दौर था जब पाकिस्तान की जो टीम थी वो मजबूत भी मानी जाती थी और संगठित भी मानी जाती थी, लेकिन इस बार वो देखने को मिल नहीं रहा है जो टीम उतरी थी मैदान में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम में जो जैसे जैसे अब यंग प्लेयर जो हैं, क्योंकि वो पीछे बैठे होते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको आना होता है आगे, तो अब इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की टीम है, हम उसको वो नहीं कर रहे, लेकिन देखिए जज्बा एक होता है, जुनून होता है। तो मुझे तो अपनी टीम से पूरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान जो है वो इस मैच में भारत को शिकस्त देगा। जैसे आपको यकीन है कि हम जो है पाकिस्तान को हरा देंगे, ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन कोशिश जो है अब ये है कि हमारे पास जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जिसमें फखर जमान है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, सलमान अली आगा हैं, हसन नवाज है, इनको रन्स करने पड़ेंगे। जब ही जीतेंगे हम, जब ये लोग रन्स करेंगे। जब इतने रन्स नहीं करेंगे तो मुश्किल पड़ सकती है। नो डाउट कि आपकी जो टीम है पिछले कितने मैचेस में, 24 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त है, वो रन्स करती हुई आ रही है, वो जीत रही है। नहीं, लेकिन इस आंकड़े को भी तो ध्यान देना होगा ना जमान साहब, कि अगर हम 10 सालों के एशिया कप के आंकड़े को देखें तो 10 सालों में केवल एक बार भारत हारा है। बिल्कुल, देखिए जो बात फैक्ट है उसको मैं भी नहीं इग्नोर कर सकता, आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, उधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक मैच का इम्पैक्ट अलग से पड़ता था, क्योंकि लोग जो है वो फैंस खींचे हुए आते थे और हर किसी की कोशिश होती थी कि वो विराट कोहली को देखें, बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें। वो प्ले टीम और इस टीम में काफी फर्क नजर आता है। इस टीम में देखिए, अब हमारे यहाँ जो है सिर्फ शाहिन शाह अफरीदी एक ऐसे प्लेयर हैं, फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो सीनियर में शामिल होते हैं, और यकीनी तौर पर उनको पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के लिए वो मैच जीते। और जाहिर है इंडिया भी मैच जमान साहब, आपने अभी जिक्र किया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का। मैंने आपसे इस बारे में कल भी एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे ढंग से नहीं मिला था, शायद आज आप दे पाए उसका जवाब। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा गए तो पहली बात बीसीसीआई ने उनको टीम से निकाला नहीं है, वो इज्जत से
ट्रॉफी जीत के, T20 वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुए हैं। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, रिटायरमेंट लेने के लिए दबाव नहीं बनाया गया, बिल्कुल फर्क है। और अगर आपने बात करी बिल्कुल बाबर आपकी आजम की, बात तो बिल्कुल उनके सही बारे है। में क्या, उनको तो ड्रॉप किया बिल्कुल गया है। आपकी बात सही है देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई भी शक नहीं है। वो दोनों प्लेयर हैं। हमारा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नो डाउट जो है वो बहुत जो है वो अच्छे प्लेयर हैं। बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस वक्त मैं कहता हूँ कि दुनिया में है। लेकिन बैड पैच आता रहता है। अभी विराट कोहली को देखें कि पीछे 3 साल उस पर बैड पैच आया, लेकिन उसको जो है इंडिया ने कंटिन्यू रखा, उसको खिलाया। नहीं, लेकिन यही फर्क है जमान साहब कि मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि खिलाड़ियों का भी एक बुरा दौर जो है वो आता है, इससे कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब खिलाड़ियों का बुरा दौर आता है तो टीम को उनके साथ खड़े होना चाहिए था, मुल्क को उन खिलाड़ी के साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क का भार उस खिलाड़ी ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। और आज जब उसका बुरा दौर आया तो आपने उसे टीम से ही बाहर कर दिया। देखिए, असल होता ही है कि आपके एक स्टार प्लेयर है और आपके लिए परफॉर्म कर रहा है और आपको जो है वो मैच जिता रहा है, लेकिन जब उस पर बैड पैच आता है, उस पर बुरा वक्त आता है, तो मेरे ख्याल में शायकीन क्रिकेट हो, पाकिस्तान कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो आपका बोर्ड हो, हमारा बोर्ड हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, उसका साथ लाजमी देना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टार बन के सामने आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में मेरी तो इस टीम से भी पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह हम इस पूरी उम्मीद के साथ आपके साथ मैदान में उतरेंगे कि हम भारत को शिकस्त दें, और शिकस्त देने की हैसियत भी रखते हैं और देंगे भी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शादियाने बजेंगे, ढोल बजेंगे। जमान साहब, अरे बड़े-बड़े जवान साहब, जो है अरे वो सुन लीजिए लोग जो है जवान वो साहब, डांस करते आप हुए बार आपको बार यहाँ पर नजर इंशाअल्लाह आएंगे। इंशाअल्लाह क्योंकि कर रहे हैं, होता है, आपसे ज्यादा तो कभी-कभी मुसलमान हमारे दिन यहाँ भरे, हैं। कभी और अल्लाह केवल आपका थोड़ी ना है, इस वजह हम हमारे चीजें मुल्क के दिखाएंगे जो आपको। हमारे नागरिक मुसलमान हैं वो भी तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि भारत जीते। बिल्कुल, देखिए दोनों टीमों, मैंने पहले आपको कहा ये क्रिकेट है, ये सियासत नहीं, ये क्रिकेट है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, चाहे वो इंडिया की टीम अच्छा खेले वो जीतेगी, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली। मैं अपनी टीम से ये तवक्को रखता हूँ कि अल्लाह करे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। परफॉर्मेंस सब अच्छी देंगे, देखिए 19-20 से अगर आप मैच हार जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, आपको शायकीन क्रिकेट भी बुरा नहीं कहते। लेकिन अब एक तरफा मैच आ जाते हैं, एक तरफ होके मैच आ जाते हैं, तो इससे मुझे भी दुख होगा और आप अगर हार गई इंडिया की टीम को, आपको भी दुख होगा। तो मेरे ख्याल में लड़के जो है ना, लड़के अगर हम हार जाते हैं तो कोई वो नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम लड़के जीते, लड़के हारे नहीं। जैसे हम लड़के जीते थे ना, एक चीज हम मैं लड़के पूछना जीतने की चाहूंगा, कोशिश करें। क्योंकि कल हमारा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, कल छठा मैच है इस एशिया कप का। बस मैं आपने अभी जिक्र किया था शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी एक खतरा माने जाते थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनको थोड़ा हल्की बहुत वीकनेस थी लेफ्ट आर्म पेसर के सामने। अब लेकिन हमारी टीम में तो अभिषेक शर्मा है लेफ्टी टॉपर, अगर एक रोहित शर्मा गए तो दूसरा शर्मा अभिषेक शर्मा आ गया है, तो उसके अगेंस्ट मुझे नहीं लगता शाहीन शाह अफरीदी का कोई दबदबा होगा। लेकिन आपकी टीम में शाहीन शाह अफरीदी के बाद ऐसे कौन से दूसरे बॉलर है जिनको आपको लग रहा है कि कल वो दुबई की पिच, आप भी जानते हैं पाकिस्तान ने बहुत टाइम होम पिच बना के खेला है, तो उस पर कौन सा लगता है बॉलर खड़ा उतरेगा? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी पे आप जो है ना, हमारा जो मेन फास्ट बॉलर है और उसने हमेशा से जो है इंडिया के खिलाफ जितने भी मैच हुए हैं, आपने खुद देखा होगा कि उसने इंडियन प्लेयर को परेशान किया है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जितने भी आपके जो है प्लेयर हो, उनको परेशान किया है। और मुझे उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, और देखिए पिछले कुछ दिनों में उसमें थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा बुरा वक्त जरूर आया था, लेकिन दोबारा हम देख रहे हैं कि उसने अपने लाइन और लेंथ पे कंट्रोल किया, अपनी स्पीड को भी बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा परफॉर्म करेगा और यकीनी तौर पर उसको परफॉर्म करना भी चाहिए। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो चाहे वो आपके प्लेयर हो, हमारे प्लेयर हो, एक जज्बे के साथ खेलते हैं कि यार हमने हारना नहीं है। हम श्रीलंका से हार जाए, हम अफगानिस्तान से हार जाए, हम किसी टीम से हार जाए, हम अमेरिका से हार गए, हमें कुछ वो किसी शायकीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम इंडिया से इस वजह से नहीं आ सकते कि बहुत दबाव होता है, जब अमेरिका खिलाड़ी से पे अलग हारे थे दबाव ना, होता है, आप ये नहीं कह सकते जो कि किसी ने कुछ नहीं कहा। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया था तो दुनिया ने बहुत कुछ कहा था, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ कहा था, और फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया की इनिंग्स के बाद भी बहुत कुछ लोगों ने कहा था। आप बिल्कुल सही कह, दुनिया कहेगी, देखिए दुनिया कहती है, जब आप इतनी बड़ी टीम होकर आप एक छोटी टीम से हार जाते हैं, एसोसिएट टीम से हार जाते हैं, तो ये होता है। देखिए वो एक बुरा वक्त था, बुरी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हम हार गए। हालांकि उसमें तो बाबर आजम भी था, उसमें नसीम शाह भी था, उसमें सारे हमारे मेन प्लेयर थे, लेकिन हम हार गए। लेकिन कोशिश ये होती है हर
हार के बाद एक जीत होती है। तो मुझे लगता है कि हम ओमान से जीते हैं, आप यूएई से जीते हैं, तो अब हमारा मुकाबला आपसे है, भारत से है। तो यकीनी और तौर पर जमान हम ये साहब चाहेंगे कभी-कभी कि हम भारत जीत को के हराएं बाद हार और भी हारने होती के है, बाद हम आगे तो जाएं, पॉजिटिव ताकि होना आपको बड़ी अच्छी फाइनल में बात अगर है आप आएं, जमान तो हर साहब। मुकाबले में फाइनल लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आंकड़े भारत के फेवर में है। हालांकि कल का जो मैच होने वाला है बेहद महत्वपूर्ण मैच है और जाहिर तौर पर पूरे देश भर की और पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की जो निगाहें हैं यश, वो कल टीवी स्क्रीन पर रहेगी। और जमान साहब कल पूरे दिन भर इंडिया डेली पर हम स्पेशल शो भी चलाएंगे, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर यश भी हैं और पूरे दिन इस पर चर्चा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जमान साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।